दिल्ली पहुंचने की घोषणा करते हुए विमान परिचारिका ने बाहर का तापमान बताकर अपनी ड्यूटी पूरी की, लेकिन वीरा की असली परीक्षा तो अब शुरू होने वाली थी। जैसे ही अंडमान निकोबार से आया, विमान एयरपोर्ट पर उतरा, वीरा का दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या उसे लेने विजेंद्र आया होगा? अपने ही ख्यालों में उलझी वीरा जब बाहर निकली तो सामने से दौड़ती हुई विपाशा मां मां कहती हुई उसे लिपट गई। वीरा ने भी बेटी को प्यार से गले लगा लिया। 5 साल में तो कितनी बड़ी हो गई, ये कहते हुए उसकी नजरें चारों ओर विजेंद्र को तलाशने लगी। शायद आज भी विजेंद्र किसी जरूरी काम में उलझा होगा। विपाशा ने मां को सामान के साथ एक जगह खड़ा किया और गाड़ी लेने चली गई। वीरा वहीं खड़ी सोचने लगी, 5 साल पहले उसने अचानक अंडमान जाने का फैसला क्यों किया था? सिर्फ इसीलिए कि विजेंद्र की बेरुखी उसे अंदर ही अंदर तोड़ रही थी। विजेंद्र ने हर संभव कोशिश की कि वीरा उसकी जिंदगी से हमेशा के लिए चली जाए। उसने वीरा पर इतने इल्जाम लगाए कि कोई भी सफाई उनके दाग नहीं मिटा सकती थी। यही नहीं, उसने वीरा के सामने इतनी मुश्किलें खड़ी कर दी कि वह खुद ही हार मानकर दूर हो जाए। लेकिन वीरा हर चुनौती का सामना करती रही, धीरे धीरे हर मुश्किल को पार करने की कोशिश में लगी रही। फिर अचानक अंडमान में नौकरी का प्रस्ताव आया और वीरा ने इसे बदलाव और एक नए जीवन की शुरुआत के रूप में देखा। अंडमान पहुंचकर उसने अपनी नई नौकरी शुरू की। वहां लोगों ने उसे खुले दिल से अपनाया और शुरुआती कुछ दिन जान पहचान बढ़ाने में निकल गए, लेकिन धीरे धीरे अकेलापन हावी होने लगा। इधर उसके साथ काम करने वाले कई अविवाहित या अकेले रहने वाले पुरुष दिन भर काम करते और रात को शराब के सहारे अपने अकेलेपन से बचने की कोशिश करते। छुट्टी के समय घर और पत्नी की याद आती तो कुछ लोग फोन पर प्यार जताकर अपनी धर्मपत्नी को बहलाते और कहीं ना कहीं खुद को भी। ऐसी नाजुक परिस्थितियों में वे हर ओर नजरें दौड़ाते। किसी महिला से बात बन गई तो ठीक, वरना भाभी जी जिंदाबाद कहकर आगे बढ़ जाते। अंडमान में वीरा अक्सर अपनी खिड़की पर बैठकर ऐसे नजारे देखा करती। उसे भी कई बार बाहर आने के न्योते मिले, लेकिन उसके पहले जख्म की गहराई इतनी थी कि वह उस दर्द से उबर नहीं पाई थी। कंपनी ने वीरा को जो फ्लैट दिया था, उसके ठीक सामने पुरुष कर्मचारियों के फ्लैट थे। वहीं बूढ़ा शिवराम शर्मा अक्सर नशे में धुत होकर सीढ़ियों पर पड़ा मिलता। कैंपस के होटलों में वह खाने से ज्यादा नए रिश्ते बनाने में दिलचस्पी रखता। दोस्ती करने के उसके तरीके भी अजीब थे। कभी धर्म का सहारा लेता तो कभी एक ही गांव या शहर का होने का बहाना बनाकर महिलाओं से नजदीकियां बढ़ाने की कोशिश करता। यहां तक कि वह टेलीफोन डायरेक्टरी में अपनी जाति के लोगों के नाम खोजकर घरों में फोन भी मिलाता। दफ्तर में हर दिन उसके नए कारनामों की चर्चा होती। कभी कभी वीरा को गुस्सा आता कि आखिर वह औरतों को समझता क्या है। कई बार उसका साथी बांसुदा मजाक में कहता, बाबू शिवराम, घर जाने की तैयारी करो, वरना कहीं भाभी जी भी किसी और के साथ चली गई तो घर में ताला लग जाएगा। यह सुनते ही शिवराम उस पर झपट पड़ता। 3 महीने पहले आए राधु को देखकर लगता था कि वह इन सब का उस्ताद है। आते ही उसने एक पुरानी कार खरीदी, उसे ठीक करवाया और फिर रोज दफ्तर से 3-4 महिलाओं को लाने ले जाने का जिम्मा उठा लिया। शाम को भी वह बेमतलब गाड़ी लेकर इधर उधर घूमता रहता। एक दिन अचानक एक जगह भीड़ जमा देख ऐसा लगा कि कोई घटना घटी है। जब भीड़ छंटी तो पता चला राधु ने किसी लड़की को लिफ्ट देने के बहाने कार में बैठाया और उसके साथ छेड़छाड़ करने लगा। लड़की ने शोर मचाया तो लोग इकट्ठा हो गए और राधु की जमकर धुनाई कर दी। वीरा अक्सर सोचती, आखिर यह मर्दों की दुनिया कैसी है? क्यों औरत को हमेशा बेवकूफ समझा जाता है? दफ्तर में भी वह लोगों के चेहरे पढ़ने की कोशिश करती, लेकिन कुछेक को छोड़कर बाकी सभी बस एक पल के सुख की तलाश में भटकते नजर आते। रातों में वह अक्सर आकाश की ओर टकटकी लगाए बैठी रहती। एक नई जिंदगी की तलाश में अंडमान आई वीरा को अब यह जगह भी अजनबी लगने लगी थी। जब बहुत उदास होती तो अपनी बेटी विपाशा से बात कर लेती। विपाशा उसे सांत्वना देती, समझाने की कोशिश करती। 5 साल बाद विजेंद्र ने बेटी के जरिए वीरा को लौटने का संदेश भेजा। वह सोचने लगी, क्या करे, जाए या ना जाए। आखिर पुरुषों की दुनिया तो हर जगह एक जैसी ही है,
लेकिन बेटी की ममता के आगे उसने वह सब भूल जाने का फैसला कर लिया जिसकी वजह से उसने अलग रहने का निर्णय लिया था। उसे याद आया कि घर छोड़ने से पहले उसने विजेंद्र से कहा था, मैंने सिर्फ तुम्हें चाहा है। अगर कभी मेरे कदम डगमगाने लगें या जीवन में किसी मर्द की जरूरत महसूस हो तो मैं खुद तुम्हारे पास लौट आऊंगी। आखिर दुनिया के पुरुष तो एक जैसे ही हैं, बस एक पल के लिए भटकते हैं और वही एक पल बहुत कुछ बदल देता है। कभी कभी वीरा सोचती कि बेटी की बात मान ही ले। आज विपाशा उसे स्नेह और सम्मान से बुला रही है, लेकिन कहीं ऐसा न हो कि कल उसे मां की जरूरत ही न रहे। तभी विपाशा की आवाज कानों में गूंजी, मां कहां खोई हो? तुम्हें गाड़ी का हॉर्न भी सुनाई नहीं दे रहा। वीरा चौंक कर गाड़ी की ओर बढ़ी। घर पहुंचते ही विपाशा खुशी से उछलने लगी। कमला से चाय बनवाई और ढेर सारी चीजों से मेज सजा दी। विजेंद्र सामने से आता दिखा। उसने एक पल को वीरा को देखा, लेकिन उसकी आंखों में वही पुराना बेगानापन झलक रहा था। घर का माहौल भी अजीब सा लगा। गीतांजलि अब विजेंद्र की जिंदगी से जा चुकी थी, फिर भी वीरा को अपने लिए एक खालीपन महसूस हुआ। बस विपाशा की हंसी ही उसके दिल को कुछ सुकून दे रही थी। कई बार वह खुद से कहती, दुनिया उसे प्रतिभाशाली समझती है, लेकिन हकीकत में वह भीतर से पूरी तरह बिखर चुकी थी। जीने का सहारा बस उसकी बेटी थी। विजेंद्र की कुछ मीठी यादों को थामकर उसने अपना दर्द भुलाने की कोशिश की। लौटने का फैसला सिर्फ बेटी के लिए किया था, उसकी खुशी के लिए। आखिर जब जीना ही है तो क्यों ना उसी आंगन में जिया जाए जहां वह कभी दुल्हन बनकर आई थी। वीरा की वापसी से विपाशा की खुशी दोगुनी हो गई थी। यह देख काम वाली दादी अक्सर कहती, बेटा निराश मत हो, विजेंद्र फिर से वही बन सकता है जो शादी के शुरुआती वर्षों में था। मैं जानती हूं कि तुम्हें उसकी जरूरत है और विपाशा को तुम्हारी। क्या तुम अपनी बेटी की खुशी के लिए विजेंद्र के बदलने का इंतजार नहीं कर सकती? फिर वह समझाती, आखिर तुम विपाशा की मां हो और समाज ने जो अधिकार मां को दिए हैं वे पिता को नहीं मिले। तुम्हारी वापसी इस घर के बिखरे तिनकों को फिर से जोड़ सकती है, एक नए सिरे से इसे संवार सकती है। खुद पर भरोसा रखो बेटी। दोस्तों, आपको हमारी आज की ये कहानी कैसे लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।